आज मेरे साथ में है आदित्य कुमार ठाकुर। आदित्य के आज के JEE एडवांस के रिजल्ट में 1433 रैंक है। जो आपने जेई की प्रिपरेशन करी, क्यों करना चाहा? हमने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली मेरा मेन एम तो एयरफोर्स ज्वाइन करके फाइटर पायलट बनने का था। एक कॉन्फिडेंस ब्रेक तो काफ़ी बार हुआ था मेरा भी प्रिपरेशन के बीच में, क्योंकि ये पूरा टाइम पढ़ते रहता था, बिल्कुल नहीं किसी से बात करना, नहीं कहीं नहीं गया ये घर से। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आदित्य से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर और अपनी पढ़ाई प्लान करते हैं। बीच बीच में ऐसे मन करता था कि आज कोचिंग नहीं जाता हूँ, बोर हो गया हूँ। हमारी भोतकी प्लस की इतनी अच्छी टीम है कि पेरेंट्स को कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे साथ में है आदित्य कुमार ठाकुर और उनके पेरेंट। आदित्य के आज के JEE एडवांस के रिजल्ट में 1433 रैंक है। ये भौतिकी प्लस का पहला रिजल्ट है। इसी साल में 1400 रैंक लाकर आदित्य ने बहुत ही कामयाबी हासिल करी, अच्छी वाली। तो मैं आदित्य से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आदित्य से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर और अपनी पढ़ाई प्लान करते हैं। कई सारे बच्चे अभी भी आदित्य से कांटेक्ट में हैं और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ कुछ चीज़ें मालूम पड़ती रहे, जिससे कि वो एक साल जो उनका बचा हुआ है, क्योंकि आदित्य ने भी लगभग इसी समय के आसपास अपनी तैयारियाँ फिर से शुरू करी थी। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है जो सबके मन में होता है, क्यों जो आपने जेई की प्रिपरेशन करी या आपका जो जेई का एम था, क्यों करना चाहा? हमने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आखिर इसी एम के पीछे क्यों पड़ा? और इसी एम को लेने के बाद में ऐसा क्या मोटिवेशन था जो हम तैयारी करते रहे? एक्चुअली मेरा मेन एम तो एयरफोर्स ज्वाइन करके फाइटर पायलट बनने का था, बट जेई प्रिपरेशन मैंने इसलिए क्योंकि PCM और PCB में PCM ज़्यादा लॉजिक बेस्ड, लॉजिक ओरिएंटेड है, तो वो मेरे थिंकिंग प्रोसेस से थोड़ा सा मैच कर रहा था और मुझे रट्टा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने PCM। काफ़ी सारे PCM वाले ऐसे ही होते हैं, हमें बायो नहीं पसंद है इसलिए हम PCM में जा रहे हैं। एयरफोर्स में हम हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी है ना? यस। एयरफोर्स में एग्जैक्टली क्या है, पिताजी क्या करते हैं? वो अभी जूनियर वारंट ऑफिसर है। अभी वो एक SEL ऑफिस में वो है, ऑफिसर IC है, इंचार्ज। इसका कब डिसीजन हुआ था कि ये जेई में ही आगे बढ़ना चाह रहा है? सर इसका 9th से ही था। अच्छा, तो 9th क्लास से हमने कुछ प्रिपरेशन शुरू करी थी या फिर 11th से शुरू की हैं चीज़ें? प्रिपरेशन तो मेनली 11th से स्टार्ट की थी। 9th क्लास में तो बस ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा था, NSCC वगैरह। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है? जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो 11th से पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं जेई के लिए, कई सारे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी क्लासेस से 6th 7th 8th 9th 10th में भी कुछ कुछ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस क्या क्रिएट होता है? अगर बच्चा 8th से तैयारी कर रहा है तो ऐसा क्या फ़ायदा होगा उसे जो 11th वाला बच्चा एकदम से आता है? तो आई थिंक ओलंपियाड के क्वेश्चंस करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, तो वो थॉट प्रोसेस बेसिकली। थ्योरी पार्ट तो बच्चे कर लेते हैं जेई प्रिपरेशन करते वक्त, बट जब सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो सवाल नहीं बनते। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती सवाल करने की। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है ओलंपियाड के सवालों से, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी बट बहुत हेल्प करता है वो। एक क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बार बार वो सेल्फ डाउट करते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा। क्या ये डाउट्स हमें भी रहे थे या फिर एक कंटिन्यूस कॉन्फिडेंस में हम लोग आगे तक बढ़े हैं? एक कॉन्फिडेंस ब्रेक तो काफ़ी बार हुआ था मेरा भी प्रिपरेशन के बीच में। जैसे कभी कभार मॉक्स में कुछ ज़्यादा ही कम नंबर आ गए, या फिर सिलेबस काफ़ी लैग बिहाइंड कर रहा है, या कोचिंग में चल रहा है उससे कॉट अप नहीं हो पा रहे सिलेबस से। तो जब ये होता था तो कॉन्फिडेंस तो ब्रेक होता था, और कितनी बार तो उसके चक्कर में ही, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही नंबर कम होते थे मॉक्स वगैरह में भी। तो देन मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी है बीच में थोड़ी बहुत, और आई थिंक हाँ दीपक सर ने और शनि सर ने काफ़ी मोटिवेट भी किया है, तो मोटिवेशन हेल्प करती है। ये जब डिमोटिवेट होता था आपको घर पे समझ आ जाती थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है? क्या मेनली क्या होता है बच्चे जब डिमोटिवेट होते हैं? क्योंकि पेरेंट्स की बहुत समझने में समय लगता है कि बच्चा, क्योंकि हम लोग भी जब पेरेंट को बोलते हैं कि कुछ भी बच्चे के साथ अगर गड़बड़ हो रही है, कुछ भी वो कुछ अलग बिहेव करे तो हमारे पास लेकर आइए एक बार, क्योंकि टीचर्स सारी चीज़ें जानते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता भी होती है कि बच्चे को कैसे संभालना है। जैसे कि बालक ने कहा, शनि से दीपक सर से वो बात करते रहता था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपने फेस करी कि ये पढ़ाई कर रहा है और कुछ नहीं सर, इसको जैसे कभी भी लगता था कि इसका कोई चीज़ में नंबर कम आ रहा है तो ये मतलब और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दे। जैसे रात भर इसको सोना नहीं था, रात भर ये पढ़ाई करता था। जैसे 9 बजे बैठता था तो सुबह 6-7 बजे तक ये बिल्कुल पढ़ता था। अगर इसको कोचिंग आना होता था तो बस थोड़ा 2-4 घंटा ऐसे ही मतलब सोता था, फिर उसके बाद कोचिंग आ जाता था।
मतलब सोता बहुत कम था ये, जैसे 4 घंटा कभी सोया, कभी 3 घंटा सोया, ऐसे इसका रहता था। अब तो भरपूर रिचार्ज कर रहा है सोने का, है ना? अब तो डेली 12-15 घंटे। टीचर्स से हम मोटिवेशन की चीज़ें या फिर सारी चीज़ें जो एक्सेप्ट करते थे उनसे सीखने को मिलती थी। मतलब बेसिकली होता है क्या कि आजकल बच्चा टीचर से जाता है पढ़ने और वो क्लास में जाके पढ़ के आ जाता है वापस। तो क्लास में टीचर से पढ़ाई के रूप में इंटरेक्शन करने के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो हमने टीचर से सीखी या फिर टीचर से सपोर्ट मिला? और जैसे मेनली क्लास में क्या होता है कि हमेशा वन साइडेड कन्वर्सेशन चलती रहती है मोस्टली, लाइक बीच में डाउट्स पूछते हैं बट वो ऐसे इफेक्टिव कन्वर्सेशन नहीं होती। तो जब टीचर्स से वन ऑन वन जाके बात करते हैं क्लास के बाद, तो वो काफ़ी सारी अप्रोचेस, काफ़ी सारी थॉट प्रोसेस, अपना थिंकिंग का तरीका बताते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो कैसे सोचना है उसमें। तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मेथड्स मिलते हैं, और वो जो इनिशिएटिव होते हैं वो क्लास में उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो वन ऑन वन टीचर से बात करने से काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस इंक्रीज होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत बढ़ती हैं। हमारे जितने सारे फ्रेंड्स थे साथ में, जैसे आप लोगों के जब टेस्ट होते थे बीच में बहुत मस्ती भी करते थे, टाइम पास भी करते थे, तो उन फ्रेंड्स के साथ में पढ़ाई का जो लेवल होता था क्या वो भी डिफरेंट होता था? क्या वहाँ पे से भी कुछ हमें हेल्प मिलती थी उन चीज़ों में? फ्रेंड्स के साथ पढ़ने में एक तो सबसे पहले मोटिवेशन मेंटेन रहता है कि साथ में कोई और पढ़ रहा है तो ऐसे अकेला फील नहीं होता, क्योंकि अकेले पढ़ने में कभी कभार स्ट्रेस ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बीच में दोस्तों से बात कर ली कि अच्छा तुझे भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, तो ऐसे फिर दोनों साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। एंड आई थिंक अपने साथ के किसी बंदे से डिस्कस करने से सवाल जल्दी अप्रोच मिलती है सवाल में, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल तरीके Yes, देखने को yes, मिलते हैं। ठीक बात है। तो इसकी प्रोसेस कैसी रही है, पढ़ाई कैसी कर रहा है, ये अपडेट आपको कैसे मिलती थी? एक तो घर पे मालूम पड़ रहा है आपको कि ये कहाँ कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, कहाँ पर डिमोटिवेटेड हो रहा है, इसके अलावा पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी, ये कैसे आप पता करते थे? सर इसका मतलब कैसे ये घर में रहता है उस तरह से पता चल जाता था कि मतलब कोचिंग में कैसे पढ़ाई चल रहा है इसका, या घर पे कैसे कर रहा है। तो इसको देखने से पता चल जाता, जैसे एकदम शांत रहता था तो लगता था कि इसका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। अच्छा। जैसे नहीं सोता था कभी, मतलब परेशान रहता था, तो पता चल जाता था कि अभी इसका पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है। इनके मार्क्स वगैरह देख के कुछ एनालिसिस होता था क्या आपका? हाँ, उसमें तो सर पता चल जाता था देख के। ये गड़बड़ करते थे बीच में मार्क्स में? कभी जैसे अच्छा आता था, कभी थोड़ा कम आता था, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं मतलब। और बीच में तो सर ये बहुत अच्छा कर लिया था, जो जेईई मेन के दूसरा सेशन में तो बहुत अच्छा इसका मैथ्स का तैयारी हो चुका था। अच्छा। क्योंकि ये पूरा टाइम पढ़ते रहता था, बिल्कुल नहीं किसी से बात करना, नहीं कहीं नहीं गया ये घर से, ना खेलने जाना, ना दोस्तों से बात करना, बिल्कुल पूरा टाइम पढ़ते, बस जो सोता था, पूरा टाइम पढ़ते रहता था। तो हमारी जेईई मेन की प्रिपरेशन, जैसे 2 पड़ाव हैं, पहले जेईई मेन का पड़ाव कंप्लीट करेंगे फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली जेईई मेन की प्रिपरेशन में और एडवांस की तरफ जाने में डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ? जेईई मेंस की प्रिपरेशन में मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा टैकल करने होते हैं, और जेईई मेंस में सवाल ऐसे होते हैं कि सिंगल स्टेप में हो जाते हैं या 2 स्टेप में हो जाते हैं, और एडवांस में थोड़ा होता है कि मल्टी स्टेप सवाल होते हैं मोस्टली, और मल्टी स्टेप मल्टी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, जैसे एसएचएम घुसा दिया फ्लूइड्स में, और या फिर ग्रेविटेशन में एनर्जी घुसा दी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं उसमें सारे एडवांस में। मेंस में क्या है कि बस एक ही सवाल है, उसमें या तो थ्योरी सवाल, उसमें हाँ मेंस में एक तो 40% सवाल थ्योरी होते हैं या 30% मान लीजिए, बट 40% होने लगे हैं आजकल, और थ्योरी वाले सवाल तो जल्दी हो जाते हैं, प्लस मेंस में ज़्यादा सवाल करने से थ्योरी सवाल याद हो जाते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस। तो आई थिंक 50% के सवाल तो PYQ से हो जाते हैं मेंस के, काइंड ऑफ याद से रह जाते हैं। हाँ, और PYQ हो भी बहुत सारे गए अब तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते, जैसे जब मैंने जनवरी सेशन दिया होगा तब के मार्क्स के बाद में मुझे ये पता होगा कि मैं अब क्या तैयारी करने वाला हूँ, कि अगर जनवरी सेशन में अच्छे मार्क्स आ गए इसका मतलब अब मुझे कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा अच्छे से जाना है, मिक्स कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे करने हैं, मतलब मुझे अब एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जनवरी के पहले तो डिलेमा है, क्योंकि जनवरी के पहले हमें नहीं पता हम जेईई मेन की तैयारी भी करनी है, एडवांस की तैयारी भी करनी है, तो गियर कैसे चेंज करना है, कब क्या चीज़ करनी है, या फिर दोनों साथ में कैसे करनी है? आई थिंक स्टार्टिंग में तो अराउंड जनवरी अटेम्प्ट से 3 महीने पहले तक तो मेंस एडवांस पैरेलल में ही कर रहे थे, लाइक थ्योरी हुई, देन
बुकलेट 1 भौतिकी की, बुकलेट 2 की, बुकलेट 2 में मेंस के PYQs किए, देन बुकलेट 3 की एडवांस के PYQs किए, देन थोड़े बहुत पराक्रम के ओलंपियाड लेवल सवाल भी कर लिए। बट देन जब मेंस से 3 महीने पहले का टाइम आता है तो थोड़ा लगता है कि अब मेंस के लिए गेयर अप करना चाहिए, और इवन कोचिंग में भी PYQs वगैरह कराने लग जाते हैं, प्लस मॉक टेस्ट कराने लग जाते हैं। अभी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कराई थी, विजेता टेस्ट सीरीज़, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। आई थिंक जब पहला टेस्ट हुआ था विजेता टेस्ट सीरीज़ का, उसमें मेरे कुछ 150 नंबर आए थे, देन वो इंक्रीज़ करते करते 200 कॉन्स्टेंटली क्रॉस होने लग गए, और आई थिंक 250 भी टच कर गया था। तो उससे ऐसा लगता है कि जब मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन अच्छी जा रही है और कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। प्लस भौतिकी की टेस्ट सीरीज़ जो थी वो रेलेवेंट भी थी काफ़ी, और काफ़ी सारे सवाल पैटर्न्स मुझे मेंस में भी दिखे, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। और मेनली मेंस से पहले तो बस PYQs पे ज़्यादा फोकस किया था। इवन PYQs तो भौतिकी की बुकलेट से भी की थी, बट वो चैप्टर वाइज PYQs थे, तो साथ में कुछ ऐप्स वगैरह से PYQs ईयर वाइज भी किए, 2025 के लगा लिए, 24 के लगा लिए, तो उनसे मॉक टेस्ट वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस से इम्प्रूवमेंट मिला मेंस के लिए। तो इसका जब टेस्ट होता था तो टेस्ट के पहले और टेस्ट के बाद में क्या चीज़ें करता था ये अलग, जो नॉर्मल पढ़ाई से अलग होती थी? जैसे मैंने देखा था कि जब ये सेंटर पर आता था तो पूरा रिवीजन चल रहा होता था इसका, सेंटर के 15-20 मिनट पहले भी एंट्री के टाइम पर ये कुछ कर रहा होता था। तो नॉर्मल जब मॉक टेस्ट होते थे तब भी ऐसे ही था या फिर कुछ अलग चीज़ें होती थी? नहीं सर, ऐसे ही मतलब जैसे ही अगर लेट नाइट भी सोता था ना तो वो फिर मतलब अर्ली उठ के ही अपना स्टार्ट हो जाता था। जब इसका टेस्ट वेस्ट रहता था उस समय तो ये फिर पढ़ने लगता था। और टेस्ट के बाद में, टेस्ट होते से ही? टेस्ट होने के बाद तो फिर थोड़ा सा आराम, जैसे सोता नहीं था तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, फिर पढ़ना स्टार्ट। हमारा टेस्ट का एनालिसिस कैसा होता था? टेस्ट के एनालिसिस में पहले तो सारे सवाल एनालाइज करके आई थिंक बुकलेट में ही, मतलब सवाल की जो बुकलेट होती है क्वेश्चन पेपर, उसमें ही पहले सारे सवाल मार्क कर लिए, कौन से सही है कौन से गलत है, कहाँ नेगेटिव हुए। देन अब हर सवाल में कौन से टॉपिक्स से गलतियाँ हुई है वो टॉपिक्स मार्क कर लिए, टॉपिक्स लिख लिए। देन पहले तो सारे सवाल के सॉल्यूशंस देखे, फिर देखा कि सॉल्यूशंस में कौन से टॉपिक्स यूज़ हुए हैं, तो उन टॉपिक्स पे देखा कि क्या वो टॉपिक मेरे वीक थे या फिर सिली मिस्टेक थी। अगर सिली मिस्टेक थी तो उसको अलग से मार्क करके रख लिया, एंड अगर टॉपिक वीक था तो उस टॉपिक के लिए कुछ या तो अलग से वीडियोस देख ली या टीचर से बात कर लिया, बस वो टॉपिक कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करना था। और मेंस तक तो यही किया, और एडवांस में आई थिंक कुछ टॉपिक्स स्किप भी किए मैंने, क्योंकि एडवांस में सारे टॉपिक्स नहीं करने होते। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक्स, आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बस 11th की थी, 12th की मैंने मोस्टली छोड़ दी थी, एंड एडवांस सवाल भी उसका आए नहीं थे। एक सवाल मैंने छोड़ा था जो मुझे नहीं आ रहा था, 12th की इनऑर्गेनिक का था, बस वो एक ही सवाल छोड़ा। एंड वैसे भी सवाल छोड़ने होते हैं एडवांस में, तो या एडवांस के लिए टॉपिक्स लीव कर देता था, बट मेंस तक तो मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से किए हैं जितने भी गलत होते थे। कुछ बच्चों का ऐसा मिसकॉन्सेप्शन होता है, या फिर वो तो आप बताओगे, ये जो टॉपिक छोड़ने वाली बात होती है, कुछ बच्चे चैप्टर ही सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं कि अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, अब मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ूंगा, या फिर मैं मैथ्स नहीं करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री करूंगा। तो ये जो 2 सब्जेक्ट पकड़ के और आगे बढ़ने वाली प्रोसेस होती है, ये कितना सही है? और अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो ठीक कर रहा है या फिर उसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? मुझे तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट लगता है, क्योंकि इनफैक्ट मेरे खुद के मार्क्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे अभी। जैसे एडवांस में भी मेरे 3 सब्जेक्ट में अराउंड 68 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 70 है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था मेरा, बट मेरे सारे मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है। लाइक पेपर 1 पेपर 2 में हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स है अराउंड। मैंने पेपर 1 की मैथ्स में थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, मेरे 25 मार्क्स थे उसमें, 24 मार्क्स बस, लेकिन वो भी अराउंड 30 मार्क्स थे हर पेपर के हर सब्जेक्ट में। और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेरा इवन पहले नहीं होता था। लाइक स्टार्टिंग में मॉक्स में मेरे कभी केमिस्ट्री में नंबर आ गए तो मैथ्स में नहीं आए, मैथ्स में आ गए तो केमिस्ट्री में नहीं आए, ऐसे आते थे। तो वो इसलिए होता था क्योंकि मैं कुछ चैप्टर्स छोड़ देता था। बट मैंने तब रियलाइज़ किया कि हर चैप्टर से कुछ सवाल काफ़ी ईजी आते हैं और कुछ सवाल आते हैं मतलब डिटेल में। तो अगर तुम्हें चैप्टर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ऊपर से मेन थ्योरी पॉइंट्स पढ़ लो, तो उससे क्या होता है कि जो इजी सवाल होते हैं डायरेक्ट वाले वो हो जाएंगे तुमसे, और जो डिटेल वाले होंगे वो तुम छोड़ देना, वो सब छोड़ देंगे। आदित्य की एक मेंटर थी नेहा मैम, वो सारी चिंता करती थी इनकी कि प्रेजेंट है या नहीं है, होमवर्क किया नहीं। अच्छा, तो उनसे क्या कोऑर्डिनेशन रहता था आपका? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी मैक्सिमम बातें तो उनसे हुआ करती थी। क्या क्या मालूम पड़ता था उनसे आपको?
कैसा कर रहा है ये? नहीं, वो कभी तो आदित्य की शिकायत करती ही नहीं थी। वो इतनी अच्छी थी, हमेशा तारीफ ही करती थी। कुछ बोलते भी थे तो बोलती थी कि मैम बच्चे हैं, इतना उनको प्रेशर है पढ़ने का, तो कभी मतलब शिकायत नहीं करती थी। इसकी शिकायतें बचा ली गई है बहुत हाँ सारी। हाँ, कभी नहीं करती थी। मैम बहुत अच्छी हैं। ऐसी शिकायत ठीक है जो पहुंच नहीं पाई है? हाँ थोड़ी बहुत तो थी, जैसे अगर वो भी ब्रेक्स थी तो वगैरह ये में बताती क्रिकेट नहीं खेलना, और ब्रेक्स में क्रिकेट खेलना? बॉटल और इरेजर से क्रिकेट खेलते थे हम, तो उसकी कंप्लेंट्स बचा ली गई थोड़ी। मैम को मना कर रखा था इसने। हमारी भोतकी प्लस की इतनी अच्छी टीम है कि पेरेंट्स को कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा मानना तो यही है कि बस आप भोतकी प्लस में डाल दो और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। पेरेंट्स का सपोर्ट अगर रहता है? हाँ, पेरेंट्स का भी रहता है, लेकिन सर कोचिंग का भी बहुत रहा। जैसे किसी को भी कोचिंग में आप कॉल कर लो, अगर वो उस टाइम वो बिजी है तो वापस आपको 10 मिनट 20 मिनट के अंदर आपको कॉल आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि देख के इग्नोर मार दिए। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक कि रितेश सर भी हैं, वो इतने बिजी रहते हैं, लेकिन कभी उनको मैसेज कर दो या कॉल कर दो तो मैसेज का जवाब तुरंत दे देते हैं। कॉल में कभी वो अगर ऑफिस में है, बिजी है, वो कॉल पक्का करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता था। तो हम लोग तो कितने पेरेंट्स को बोले कि भाई हम लोग को बोलने पे मत जाओ, अब एक बार उधर घूम के आओ, आपको कैसा लग रहा है फिर आप देखो। तो बच्चे अब हमारे ही हैं, हमें ही चिंता करनी है। और अगर पेरेंट्स और टीचर साथ में करते हैं तो फिर बच्चे को खुद ही चिंता नहीं करनी पड़ती है सारी, वो पढ़ाई पर ध्यान लगा पाता है। ये जो भौतिकी प्लस में एक नो मोबाइल फ़ोन पॉलिसी है कि हम आपको फ़ोन लाने भी नहीं देंगे और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके घर पे भी यूज़ नहीं करने देंगे। तो इसमें हम लोग कितना सफल रहे? इसका डिस्ट्रैक्शन दूर हो पाया? ये कितना फ़ोन से दूर हो पाया या फिर गड़बड़ करता रहा? कंपेयर टू पहले जब यहाँ नहीं थे। फ़ोन तो आई थिंक यूज़ तो करता था मैं, मतलब पूरे टाइम ही, लेकिन स्क्रीन टाइम कम रखा मैंने मोस्टली प्रिपरेशन में। बट काफ़ी टाइम PYQs वगैरह और मॉक्स वगैरह देने के लिए फ़ोन यूज़ तो किया है लेकिन हाँ, फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत कम पड़ी भौतिकी में, क्योंकि यहाँ पे PYQs वगैरह मतलब हार्ड कॉपी फॉर्म में बुकलेट्स में अवेलेबल थी। तो PYQs के लिए जो पहले फ़ोन यूज़ करता था वो नहीं करना पड़ा। बट स्टिल थोड़ा सा कंपटीशन कम होने के कारण टेस्ट सीरीज वगैरह देने के लिए फ़ोन यूज़ तो कर रहा था मैं। बच्चे के पास सर टाइम भी नहीं होता यहाँ आने के बाद। अब यहाँ इतना पढ़ने के बाद इतना होमवर्क मिल जाती है कि बच्चे मोबाइल लेंगे तो लेंगे कब? हम पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए टाइम भी नहीं होता है कि बच्चे मोबाइल लेंगे। बेताल की तरफ। और इसका तो था कि सुबह 6 बजे आता था बेचारा, रात को 9 बजे जाता था। मेहनत तो साल भर बालक ने करी। हाँ, तो फिर इसके पास तो और भी टाइम नहीं था। 9 बजे जाता था तो थक जाता था। अब सुबह 6 बजे इसका गाड़ी आती थी तो ये 5 बजे सुबह जगता था। तो इसके पास तो और टाइम नहीं होता था। ये ट्रांसपोर्ट से आता होगा ना? हाँ, हम लोग थोड़ा दूर हो जाता है। हाँ। 1 घंटा। तो बालक, ये जो रोज़ रोज़ हमने एक ही चीज़ लगभग साल भर तक करी है ना, ज़्यादा ही करी थोड़ी सी, तो साल भर तक रोज़ रोज़ अगर एक ही शेड्यूल फॉलो करेंगे तो बोर हो जाएगा इंसान। तो कैसे फॉलो किया? मतलब कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं लोग कि कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या वो रह पाती है पूरी तरह से या फिर बीच में गड़बड़ होती है? बीच में ऐसे मन करता था कि आज कोचिंग नहीं जाता हूँ, बोर हो गया हूँ, ऐसे बर्न आउट हो जाता था। बट आई थिंक तब एक दिन का ब्रेक ले लिया बर्नआउट से आई थिंक कैटर करने के लिए कुछ थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चला लिया। बट देन फिर लगता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 11th वेस्ट हो रखी थी मेरी। तो फिर आई थिंक मैं महीने में 1 या 2 दिन मुश्किल से ब्रेक लेता था जब बर्नआउट होता था तब। एंड वो भी 1 दिन के ब्रेक के बाद समझ आता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे जाना ही पड़ता है। एंड आई थिंक जो यहाँ का शेड्यूल है डेली का रूटीन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक सुबह उठ के ही क्विज़ होती है, तो सुबह 15 सवाल सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक ब्रेन अनलॉक हो जाता है लेक्चर से पहले। और उसका जब लेक्चर में डिस्कस करते हैं टीचर्स, तो काफ़ी लास्ट डे के कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाते हैं। तो रिवीजन भी आई थिंक रूटीन में हो जाती है, खुद से करना नहीं पड़ता ज़्यादा कुछ। और जो होमवर्क मिलते हैं वो तो अच्छे होते हैं आई थिंक। इसके क्विज के रिजल्ट आपको मिलते रहे होंगे ना? तो कैसे गड़बड़ करता है या फिर कंटिन्यूस? नहीं, कंटिन्यूस मतलब इसका पहला रैंक तो हमेशा रहा है, कभी दूसरा तीसरा पे कभी मुश्किल से जाता था, लेकिन हमेशा इसका पहला रैंक ही रहता था। दूसरा पे जाने से इनके पापा गुस्सा हो जाते थे कि आज कैसे दूसरे नंबर पे आ गए, फिर अगले दिन से पहले पे आना पड़ता है। हाँ। थोड़ी डांट तो ज़रूरी है।
और अब तो जितना डांटना था डांट लिया, अब तो ये कहीं और जाएंगे, बाहर जाके पढ़ेंगे। सर अगर पेरेंट्स डांटते भी है तो बच्चे के भलाई के लिए ही डांटते हैं। हम भी ऐसे ही बोलते हैं बेटा, बढ़िया डांटने को मिलता है। तो इसका जो 11th इसने बोला कि कुछ वीक था या जो भी चीज़ें थी, 11th कितना वीक था कंपेरेटिवली? मतलब कुछ तो चीज़ें करी ही होंगी हमने। 11th में बस तीनों सब्जेक्ट में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स किए थे, और बट हाँ वो चैप्टर्स जो किए थे वो डिटेल में किए थे, तो आई थिंक बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग का, बट देन वही सिलेबस कवरेज बहुत कम था, लाइक 10% 20%। तो 11th का मोस्टली सिलेबस तो बिल्कुल ब्लैंक था। ऑर्गेनिक तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो ऑर्गेनिक वगैरह जैसे योगेश सर ने बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया बेसिक से, IUPAC नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ABCD से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा ऑर्गेनिक कराया उन्होंने। सिमिलर ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी चैप्टर्स जैसे आयनिक हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, सारे लेंदी चैप्टर्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स सब छूट रखे थे, तो वो सब 12th में 11th के साथ कवर अप कराया। तो 12th के साथ में 11th का कवर अप वो भी, क्योंकि अगर मैं इन जनरल सोचूं तो हमारा 11th लगभग ना के बराबर था, और हमने 12th के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था भौतिकी प्लस में। तो 12th की स्टार्टिंग से लेकर आप ये समझिए कि अगर जनवरी में अगर ज्वाइन किया आपने, तो नेक्स्ट जनवरी तक ये आपको लगभग 11 से 12 महीने मिल रहे हैं। इन 11 से 12 महीनों में आपने 11th का पार्ट भी और 12th का पार्ट भी, दोनों, वो भी एडवांस लेवल पर ये पूरा कंप्लीट किया। तो आसान था कंप्लीट करना या फिर चैलेंजेस थे साथ में? काफ़ी चैलेंजिंग था वैसे तो सिलेबस कवर करना, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस जेई का काफ़ी पैक्ड रहता है। इवन जो टॉप कोचिंग्स होती है उनका शेड्यूल इतना पैक्ड रहता है, बट उनमें हार्डली 2 या 3 महीने का उनको टाइम स्लॉट मिल पाता है प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। तो मुझे तो 11-12 दोनों करना था, बट टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, तो वो बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी क्लियर करवा देते थे क्लास में ही, लाइक। और मेनली 11th-12th लेक्चर्स साथ में क्लास में ही हो रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द 11th तो उन्होंने 12th के साथ क्लास में करा दिया। एंड जो थोड़ा बहुत पार्ट रह गया, जैसे फिजिक्स में रोटेशनल, ग्रेविटेशनल वगैरह कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो वो नहीं करवा पाए थे क्योंकि टाइम कम था। तो वो मैंने शाम में रुक के यहाँ पे, जैसे दोपहर तक क्लास खत्म हो गई तो शाम में रुक गया यहाँ पे। एक वैन आती है दोपहर में जाती है जो मेरे बैच के साथ, और एक शाम वाला बैच होता है उसके लिए वैन जाती है रात में। तो मैं सुबह आता था, दोपहर तक कोचिंग कर ली, मतलब जो अपने क्लासेस थे। देन उसके बाद चला गया दीपक सर के पास, सनी सर के पास, उनसे बोला कि आज ये पढ़ना टॉपिक, उन्होंने पढ़ा दिया, उसके सवाल सॉल्व कर लिए, उन्होंने शीट दे दी। तो 11th के जो टॉपिक्स रह गए थे वो शाम में पैरेलल में कर करके कवर अप कर लिया था। हार्ड था काफ़ी, बट बर्नआउट जब होता था तो एक दिन का ब्रेक ले लिया, मतलब दोपहर में चले गए। तो हाँ, पढ़ाई के अलावा इसने साल भर में और कौन सी चीज़ें करी हैं? क्योंकि पढ़ाई के बारे में तो इसने बहुत ज्ञान दिया हमें, मैंने ऐसा किया है वैसा किया है, बिल्कुल पढ़ता रहा हमें पूरे टाइम पर। पढ़ाई के अलावा क्या किया है? टाइम ही नहीं था सर इसके पास। वो जो बर्नआउट का एक दिन रहता था उसमें क्या मज़े किए हमने? चेस। अच्छा, चेस खेलने से स्ट्रेस रिलीज होता है, बट कभी कभार उसमें भी लूजिंग स्ट्रीक बन जाती है, तो फिर फ्री फायर खेल लेते थे बीच में। बट हाँ, फ्री फायर आई थिंक लास्ट ईयर में तो बस एक बार खेला है मैंने, वो भी मेंस के बाद की, मतलब मेंस 1 के बाद ब्रेक हुआ था, उसमें एक सीजन हेरोइक लगा ली, देन बस रख दिया डिलीट करके। फ्री फायर मैं ऐसे ही खेलता हूँ, मतलब हर साल एक बार डाउनलोड करता हूँ, हेरोइक लगा के डिलीट कर देता हूँ, तो बस अकाउंट में हेरोइक लगते रहते हैं हर साल एक। अब तो शुरू कर दिया होगा फिर से? हाँ, अभी इसमें तो मास्टर लगा ली इस सीजन में। अब तो फ्री फायर भी खुल गया है, इंस्टाग्राम भी चालू हो गया है, सर इसको आज़ादी है। अब आज़ादी है ना, कैदी छूट चुके हैं जी। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्विज का रोज़ रिजल्ट आता था, फर्स्ट रैंक, सेकंड पे डांट पड़ती थी, तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें थी जिस पे डांट पड़ी हमें? या फिर जैसे आपकी होमवर्क चेकिंग भी रोज़ होती होगी, वो हमारा कंप्लीट रहता था रोज़? हाँ, होमवर्क तो कंप्लीट करता था डेली, क्योंकि आई थिंक उससे ही कंसिस्टेंसी बिल्डअप होती है। बट हाँ, कभी कभार जैसे कुछ रह जाता था होमवर्क, जैसे रात में थक गए, जल्दी सो गए और फिर टाइम नहीं मिला, तो टीचर्स मतलब अंडरस्टैंड कर लेते थे कि ठीक है, मतलब ऐसे कंप्लेन नहीं करते थे घर पे डायरेक्ट कि आज होमवर्क नहीं कर पाए, तो हफ्ते में एक दिन जैसे छोड़ दिया होमवर्क। मतलब मेंटर के अलावा टीचर्स ने भी डांट से बचाया इसे? और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी सी पढ़ाई के अलावा तुम्हें हेल्प करी? पढ़ाई के अलावा आई थिंक म्यूज़िक ने काफ़ी ज़्यादा
सैनिटी मेंटेन रखी मेरी, क्योंकि 1 घंटे का ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें 1 घंटे बस म्यूज़िक ऑन करके बैठ गए, आईज क्लोज कर ली, तो घर जाते जाते वापस से बूस्टअप हो जाता है माइंड, देन होमवर्क कर लेता हूँ। अगर म्यूज़िक नहीं होता तो आई थिंक क्लास के बाद की थकान से होमवर्क ही नहीं हो पाता। तो या माइंड को रिचार्ज करने में म्यूज़िक काफ़ी हेल्प करता है। एंड हाँ, साथ में मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो स्पोर्ट्स एक रखना चाहिए, बिकॉज जब बास्केटबॉल खेल के आता था तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते थे, क्योंकि जब फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो मेंटली अपने आप एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये रोज़ पढ़ाई के अलावा ये जो चीज़ें बोल रहे हैं ये करता था, बस ये बता रहा है कि नहीं करना चाहिए? तो बीच में छोड़ा था, जैसे एडवांस के टाइम में कुछ दिन छोड़ दिया था, नहीं जा पा रहा था ये। अच्छा। हाँ, लेकिन जाता था ये शाम को 1 घंटा के लिए। तो ये जो भौतिकी प्लस में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो पढ़ाई के अलावा क्विज़, होमवर्क चेकिंग, इनके मंथली टेस्ट ना, इसके अलावा मेंटर्स जो आपसे कोऑर्डिनेशन में रहते थे, जो हमने बात करी अभी, ये जितनी भी चीज़ें थी, चाहे मैं बुकलेट में बीच में खाली जगह की बात कर लूँ या फिर मैं स्विंग बैरियर से अटेंडेंस की बात कर लूँ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्लासेस तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबसे, क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, बैकअप की अगर मैं बात कर लूँ, हमारा कभी बैकअप हुआ है क्या? बैकअप तो हाँ हुआ है, जैसे बीच में ओलंपियाड्स कैंप्स वगैरह में गया था, या फिर NSCC देने के लिए दिल्ली गया था, तो 1-1 हफ्ते का बैकअप हो जाता था बीच में, तो वो बैकअप कवर करता था। उसके बाद आके यहीं पे बैकअप में बैठ के 2x वगैरह पे कवर कर लिया, देन वाई वगैरह दे दिया। तो हाँ, बैकअप सिस्टम काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं बैकअप को, क्विज को, होमवर्क को, या जो बुकलेट्स के बीच में खाली जगह हैं, या फिर जो डाउट्स रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पर रहते हैं, सेल्फ स्टडी सेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हटा दूँ तो हमारी जो रैंक अभी आई है उस पर कितना फ़र्क पड़ता? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, तो क्योंकि डाउट सेशन के बिना तो आई थिंक जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर से, दीपक सर, शनि सर से, वो नहीं हो पाता। और जो क्विज का बताया ही मैंने कि सुबह 15 सवाल सॉल्व करने से ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एंड जो बुकलेट्स के बीच में खाली स्पेस है वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि नोट्स अलग से बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था, बट जब बुकलेट्स ऐसे वर्कबुक स्टाइल में होती है तो उसमें भरने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा मज़े आते हैं। हाँ, तो नोट्स उससे मेंटेन हो जाते थे। जैसे ऑर्गेनिक के नोट्स मैंने तभी इसलिए बनाए थे क्योंकि बड़े में मज़ा आ रहा था कि ऐसे कंपाउंड्स दिए, रिएक्शन लिखी है, प्रोडक्ट लिखना है। तो ये जैसे समय के साथ मालूम पड़ता है कि माता पिता जो गुस्सा करते हैं वो अच्छी बात है, तो ऐसे अभी मालूम पड़ा है क्या कि हम जो इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं वो किसी के तो भले के लिए दिखा ही रहे हैं, और वो तुम ही हो। जैसे हम लोग, जब बालक आता है तो अटेंडेंस लेना, जब बाहर निकलना, कॉल्स करना, अगर एब्सेंट है तो तुरंत पेरेंट्स की पीछे पड़ जाते हैं हम लोग, तो कि बैकअप के लिए भेजिए। इसका बैकअप हमने बहुत सारा कराया है। हाँ, बैकअप तो बहुत किया सर ये। तो क्योंकि अगर बैकअप नहीं कराएंगे और अगर पूरा चैप्टर ही गायब होता है, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, नॉर्मली बच्चा फील करता है कि कितनी सारी स्ट्रिक्टनेस है, बंदिशें हैं, तो हमने भी फील किया होगा। हाँ, थोड़ा तो लगता था ऐसे, बट ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ थी वो ओवर पावर करती थी ये स्ट्रिक्टनेस वगैरह को, तो उतना फील होता था कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चलती है। 2 प्रकार के बच्चे नॉर्मली होते हैं, आपके साथ में भी होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से किसी में आते हो। एक होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें लगता है कि जेई तो हमारे बस की बात है ही नहीं, चाहे वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, चाहे वो टेस्ट में अच्छा कर रहे हो। और एक ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें लगता है कि जेई की तैयारी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, सिलेक्शन तो होना ही है। हम इनमें से कौन से थे, और अगर इनमें से किसी में कोई है तो ठीक है या फिर चेंज करने की ज़रूरत है? आई पर्सनली थिंक मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट काइंड का हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ मैं तो। इवन टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में, इवन एक्चुअल जेई में मैंने काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स ऐसी की हैं जो काफ़ी बाद में फ्रस्ट्रेट करती है, बट अब उसका तो कुछ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल लेवल पे ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने काफ़ी सारे इजी सवाल गलत कर दिए, सिली मिस्टेक्स। सो या इवन एडवांस में मेरे 13 नेगेटिव गए हैं, तो काफ़ी रैंक पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उससे भी मेरा। तो मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। और हाँ, आई थिंक अगर ये थोड़ा पहले रियलाइज़ हो जाता तो मैं कुछ इस पर थोड़ा इम्प्रूव करता,
मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मैंने मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में देखा कि मेरी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। आई थिंक उसमें भी कुछ 12 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के थे, तो 12 into 5 16 मार्क्स तो सिली मिस्टेक्स में गए थे मेरे। बट जनवरी अटेम्प्ट के बाद काफ़ी टॉपिक्स बचे थे मेरे एडवांस के लिए, तो मिस्टेक्स पे काम करने का मौका ही नहीं मिला, टॉपिक से बढ़ता रह गया। सो इवन एडवांस में भी वो मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स पे अगर काम करना कोई चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आई थिंक स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब बहुत टाइम होता है, तब लगता है कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, सवाल तो कर ही लेंगे। अगर तब से ही सवाल की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, लाइक खुद से PYQs करें। एक तो होता है चैप्टर के साथ PYQs कर रहे हैं जो बुकलेट्स में होती है, एक होता है कि खुद से एक पेपर उठा के देखा मेंस का या एडवांस का और सवाल करने लगे, तब दिखता है कि अच्छा इसमें कुछ 4 स्टेप्स थे और मैंने 3 स्टेप कर लिए, चौथे स्टेप में कुछ सिली मिस्टेक कर दी मैंने, इससे आंसर लगा गया। तो वो मिस्टेक दिखती है तो फिर लगता है कि ये इम्प्रूव कर सकता था मैं। बट जब एक्चुअली मॉक्स देते हैं हम, तो आई थिंक एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले देते हैं और तब जाकर रियलाइज होता है कि अरे अब तो सिली मिस्टेक्स हो रही है काफ़ी। अगर ये पहले से करने लगे हम कि एक्चुअल मॉक टेस्ट फुल सिलेबस वाले एक्चुअल पेपर्स खुद से देने लगे स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन के, तो लगेगा कि अच्छा हाँ ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें, और तब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास होते हैं 8-10 महीने। 2-3 महीने में मतलब मुझसे तो नहीं हो पाया। जब आदित्य पढ़ाई करता था, इसी कुछ स्टडी टेबल वगैरह होगी और कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल वगैरह भी फॉलो करता होगा ये, या जब टाइम मिल रहा था पढ़ाई कर रहा है, ऐसे कुछ ऐसा था क्या? शेड्यूल तो फॉलो करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं कभी भी पढ़ लेता हूँ, मतलब कभी कभार लेट नाइट है बिल्कुल, नाइट नहीं पढ़ता है। हाँ, कभी कभार रात भर पढ़ लिया, कभी कभार बिल्कुल ही ऐसे 1 घंटे पढ़ के सो गया, तो रैंडम रहता था। मेरा स्लीप शेड्यूल भी काफ़ी रैंडम था, कभी 2 घंटे सो रहा हूँ, कभी 10 घंटे सो रहा हूँ, तो एवरेज आउट वो 6 घंटे हो जाता था, बट रैंडम था। लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं होना कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना तो सही नहीं था, मतलब एटलीस्ट 1 घंटे तो करता ही था डेली, 1-2 घंटे पर सब्जेक्ट। तो पर सब्जेक्ट मतलब 6 घंटे कम से कम पढ़ाई तो रोज कर ही रहे हैं। 3 से 6 घंटे मिनिमम। तो जब ये पढ़ाई करता था कि स्टडी टेबल पर बैठकर या फिर जो भी जहाँ पे भी शेड्यूल रहता था, वहाँ पर आपने क्या इन 1 साल में 2 साल में कुछ ऐसी आदतें नोटिस करी जो आप चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को समझाइश देनी हो तो ये आदत तो नहीं होनी चाहिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें, बस इसका थोड़ा सा था कि ये लेट के पढ़ता था ज़्यादातर, मतलब बेड पे जैसे लेट गया बुक लेके और पढ़ाई कर रहा है, तो हम लोग को लगता था कि बैठ के अगर पढ़े तो इसका प्रैक्टिस बने, बैठने का एग्जाम में बैठ पाएगा, तो ये थोड़ा सा हम लोग को लगता था, बाकी और तो कुछ नहीं था। लेकिन लास्ट में आई गेस इसने लास्ट के 1-2 महीने में बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। हाँ। दिन भर में फिर सर ये बैठने का आदत भी लगा लिया था, जैसे फिर बैठ के अपना पढ़ता था। कई सारे मौके ऐसे मिले जब इसको सुधारने का मौका मिला और ये सुधर भी गया। हाँ, ये सुधर भी गया। ठीक है, इसको जब लगा कि ये गलती कर रहा है तो ये खुद ही उस पर काम करने लगा, तो हम लोग को बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। अभी वैसे तो आपकी रैंक आई है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, और उसके लिए आपको एक स्पीच खुद से रेडी भी करनी पड़ेगी कि ऐसा हम क्या कर दें, ऐसा क्या बता दें, हमने किया हो चाहे ना किया हो, उन्हें तो हम अच्छा बोलेंगे। तो अभी अगर मैं चाहूँ जेन्युइनली, बिल्कुल गलतियाँ भी बहुत सारी हुई हमसे, उसको सुधारा भी हमने हैं, तो जैसी प्रोसेस होती है पढ़ाई की वैसी प्रोसेस हमारे साथ रही है। अभी अगर किसी बच्चे को, चाहे वो 12th में पढ़ रहा हो, उसका 12th शुरू हो चुका हो, चाहे वो 11th में पढ़ना शुरू किया हो, उसे हम कुछ 2-3 बातें अगर बताना चाहेंगे जो हमें लगता है कि हमें उस समय किसी ने बता दी होती तो हम सही करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं? ऐसे ही ज़्यादा डिटेल में तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बट कुछ पॉइंटर्स दे सकता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मेंस और एडवांस काफ़ी डिफरेंट होता है। सिलेबस भले ही सेम दिखता हो, और हाँ सिलेबस लगता है कि एडवांस ज़्यादा है, बट एडवांस कंपैरेटिवली ईजी रहता है माइंड पे। और हाँ, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, और लगता है कि ये चैप्टर्स तो क्या ही है, ये तो सवाल आएगा इनका एडवांस में कर देंगे, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना होता, क्योंकि जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं उन्हीं के सवाल काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं पेपर में, क्योंकि वो हल्के हल्के ट्रिकी होते हैं। जैसे कभी कभार एडवांस में आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आई थिंक इसमें भी एक सवाल था इसके ऑप्शन में था सिग्निफिकेंट फिगर्स, और काफ़ी बच्चों ने, इवन कुछ मेरे सीनियर्स ने भी जो ड्रॉपर्स थे उन्होंने गलत किया था, और वो काफ़ी बेसिक था। लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 रूल्स होते हैं, और उन 3 रूल्स के ऊपर सवाल आया था एडवांस पे, तो बच्चे उनको ओवरलुक कर लेते हैं। तो
मैं तो ये बोलूँगा कि हर एक चैप्टर में जो बेसिक पॉइंटर्स होते हैं उन पे आई थिंक बस याद रखो उन्हें। और अगर याद ना रहे तो कुछ होते हैं जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ साल भर याद नहीं रहेगा, बट अगर तुम कहीं लिख लो कि ये रूल्स होते हैं जो मुझे शायद याद ना रहे एंड तक, तो मैं लास्ट में रिवाइज करके जाऊँगा पेपर में। तो वो अगर लिखे रहेंगे कहीं पे और रिवाइज करके जाओगे तो ऐसे इजी सवाल गलत नहीं होंगे। और इनफैक्ट बता रहा हूँ, जब वो गलत होते हैं ना तो बहुत बहुत बुरा लगता है। लाइक मैंने बात की थी खुद दोस्तों से, फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो कि अरे यार ये सवाल गलत कर दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स का। मतलब टफ क्वेश्चन अगर गलत होता है छोड़ते हैं हाँ तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ आसान क्वेश्चन अगर छोड़ के आते हैं तो फिर वो खुद पे ही लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम। वही। ऐसी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है वो याद करना इजी होता है या कुछ ट्रिक होती है उसकी? ऑर्गेनिक के रिएक्शंस तो मुझे लॉजिकल लगते हैं काफ़ी, मैथमेटिक्स की तरह। और हाँ कभी कभार ऑर्गेनिक हो जाती है थोड़ी कि बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रही। आई थिंक अगर मैं थोड़ा और पढ़ूंगा तो सेंस बनाने लगेंगी, बट उतना कोई नहीं पढ़ता ओलंपियाड लेवल तक हाँ तो लेकिन ऑर्गेनिक मोस्टली सेंसिबल होती है, लॉजिकल होती है, एडवांस में भी मेंस में भी। हाँ कुछ रटने वाला पार्ट होता है जो लगता है कि अरे यार ये कैसे रटूंगा, बट हाँ। और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं और बच्चों को लगता है कि इतने एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे। तो आई थिंक कि अगर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट लग रहा है कि ये चैप्टर में एक्सेप्शन ज़्यादा है, ये याद नहीं होंगे, तो एक्सेप्शन छोड़ दो, चैप्टर मत छोड़ो। बच्चे चैप्टर छोड़ देते हैं और जो बेसिक सवाल होते हैं वो गलत कर देते हैं एक्सेप्शन के नाम पे। कुछ बच्चे तो चैप्टर छोड़ो सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं और उससे बढ़ के कुछ तो जेई छोड़ देते हैं कि हमसे ना हो पाएगा अब। ठीक बात है। तो हमने आज आदित्य से बहुत सारी बातें करी और उसकी इन 1 साल की जर्नी को, भौतिकी प्लस की जर्नी को देखा सीखा। मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें आदित्य ने बताई हैं वो सारी चीज़ें अगर हम अभी से फॉलो करना शुरू करेंगे तो आदित्य जैसा स्कोर तो ला ही पाएंगे। और अगर बहुत सारी गलतियों को इग्नोर करें तो आदित्य और हम लोग यही चाहेंगे कि इससे भी अच्छा स्कोर को लेकर आए और उससे हमें खुशी मिलेगी। ऑल द बेस्ट।